डियर स्टूडेंट्स, हम माइक्रो प्रोसेसर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर एग्जैक्टली होता क्या है। प्रोसेसर इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रोसेसर मतलब कि ये डेटा को प्रोसेस करता है। डेटा को प्रोसेसिंग करने की डिवाइस को ही हम प्रोसेसर बोलते हैं। तो मेन जो आपका सीपीयू सभी जानते हैं, ये कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। ये देखिए इसमें बुक में बना हुआ है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, जिसमें सीपीयू है, इनपुट है, आउटपुट है और मेमोरी है। तो सीपीयू जो होती है वो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, जो कि क्या करता है, सारे डेटा को प्रोसेस करता है। जो एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, एक्यूमुलेटर और जनरल पर्पस रजिस्टर से मिलकर बना हुआ होता है। एक ब्लॉक डायग्राम भी यहाँ पर बना हुआ है सीपीयू का। तो ये जो होता है बेसिकली ये हार्डवेयर होता है। ये हार्डवेयर को मिलाकर जो है बनाया जाता है। इसमें वायर्स होते हैं, एएलयू होता है, मेमोरी होती है, तो मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपका माइक्रो प्रोसेसर इससे डिफरेंट कैसे है? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार ही इसीलिए हुआ है कि ये साइज़ को रिड्यूस कर दे। टाइम बाय टाइम पहले कंप्यूटर आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का ही एक इंटीग्रेटेड रूप है। इंटीग्रेटेड रूप का मतलब ये एक आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। आप जब पढ़ोगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर, जो कि 40 पिन की आईसी होती है। आईसी मतलब 40 पिन्स होती हैं, हर पिन्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। एक छोटी सी आईसी होती है, मतलब ये आपके प्रोसेसर का कॉम्पैक्ट रूप है, छोटा रूप है। इसी को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो अगर आपसे क्वेश्चन कोई करता है वाइवा वगैरह में कि सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है, तो सीपीयू तो हार्डवेयर है, मीन्स उसमें आपको जो है कई सारी चीज़ें एक बॉक्स में मिलेंगी। देखे हैं आप सभी सीपीयू। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जो है बिल्ट ऑन सिंगल चिप। एक वर्ड में आप कह सकते हैं सीपीयू बिल्ट ऑन सिंगल चिप, दैट इज़ माइक्रो प्रोसेसर। मीन्स आपका वही सीपीयू जो है फैब्रिकेट करके इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में बनाया जाता है, तो छोटी सी आईसी होती है। ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर। अब हम आते हैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर जैसे प्रोसेसर है वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर है। प्रोसेसर भी सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी आपका डेटा को प्रोसेस करता है, माइक्रो प्रोसेसर भी डेटा को प्रोसेस करता है। डिफरेंट क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर उसी का छोटा रूप है, आईसी के रूप में मिलता है। माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर दोनों के लिए आपको इनपुट, आउटपुट और मेमोरी की आवश्यकता होती है। अब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर बनता है प्रोसेसर, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी से, और माइक्रो कंप्यूटर बनता है इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और यहाँ पर जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जगह क्या लगा होता है? माइक्रो प्रोसेसर। मीन्स माइक्रो कंप्यूटर में आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जगह माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, ये तीनों चीज़ भी साथ में होती हैं। ये डिफरेंस हुआ आपका माइक्रो कंप्यूटर में और जनरल कंप्यूटर में। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? यदि सीपीयू की जगह आप माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका जो सिस्टम है वो कहलाएगा माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद एक और वर्ड आता है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर हम आगे पढ़ेंगे, जो कि लास्ट के आपके सिलेबस में है, तो हम माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बताएंगे। अभी आप बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर की डेफिनेशन जान सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर एक आईसी है जिसमें इनपुट, आउटपुट और मेमोरी ये भी चिप में ही फैब्रिकेट होती है। मीन्स जो आपकी चिप होती है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट आपका होता है, आईसी होती है जो आपकी, उसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट भी होता है, उसी में बिल्ट होता है। इनपुट आउटपुट पोर्ट और मेमोरी भी आपका उसी में बिल्ट होता है। तो कभी कभी ये जो है, जब भी आप ये माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, या वाइवा में भी आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, या फिर सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है, माइक्रो कंप्यूटर और जनरल कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आपको ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है।
बाकी आप ये जो हम PDF आपको शेयर कर रहे हैं बुक का, इसमें काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कैसे हुआ या डेवलपमेंट कैसे हुआ माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर समझ में इतना तो आपको आ ही गया होगा कि माइक्रो प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का ही छोटा रूप है, जनरल CPU का जो है वो छोटा रूप है। माइक्रो प्रोसेसर को हम कहते हैं कि ये हमारा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। बिट, अब यहाँ पर वर्ड आया बिट। बिट आपको पता है कि कंप्यूटर में हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बिट का यूज़ करते हैं, बाइनरी नंबर्स का यूज़ करते हैं। बाइनरी नंबर्स आपका 1 और 0 होता है। 1 और 0 के यूज़ से ही हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज ही 1 और 0 है। ठीक है, तो आप ये PDF जो है देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता दें, VLSI होप सो आप लोग पढ़ रखे होंगे कि ये जो है IC को फैब्रिकेट करने की टेक्नोलॉजीज़ हैं, SSI, MSI, LSI, VLSI। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो VLSI टेक्नोलॉजी से जो है बनता है। VLSI टेक्नोलॉजी से मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बाकी आप ये थोड़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा पहले से जो आप पढ़े होंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है, SSI, MSI, VLSI होता क्या है। अगर डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब ये है आपका टॉपिक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में आपका इनपुट, CPU, मेमोरी और आउटपुट है। तो ये ब्लॉक डायग्राम देखिए और समझ लीजिए। इनपुट के एग्जांपल्स आपको पता है। इनपुट के एग्जांपल्स क्या होते हैं? कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया, जो भी आपका इनपुट जो है प्रोवाइड करता है सिस्टम को, वो इनपुट डिवाइस हो गई। CPU जो है वो आप पढ़ते आए होंगे कंप्यूटर के शुरुआत से, जब भी आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा। CPU क्या है? वो मेन यूनिट है, प्रोसेसर की मेन यूनिट है। इसके जो है अलग अलग पार्ट हैं। इसके अलग पार्ट क्या हैं? ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब कि जोड़ना, घटाना। लॉजिकल ऑपरेशन मतलब कि और, नॉट, एंड, एक्सॉर, डिफरेंट ऑपरेशंस। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो होती है वो टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है। ये भी हम आगे डिटेल में आपको समझाएंगे कि क्या ज़रूरत पड़ती है टाइमिंग सिग्नल की और कंट्रोल सिग्नल की। एक्यूमुलेटर और जनरल पर्पज़ रजिस्टर। एक्यूमुलेटर और जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स आप रिवाइज करिए कि रजिस्टर्स क्या होते हैं एग्जैक्टली। डेटा को स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स बनते हैं। रजिस्टर्स जो है फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं। आप लोग पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो डेटा को स्टोर करता है। कई सारे फ्लिप फ्लॉप को मिला के रजिस्टर्स बनाते हैं। एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर करता है। अगर आपको 8 बिट का रजिस्टर चाहिए तो वो 8 फ्लिप फ्लॉप को मिला के बनता है। इस पर हम अभी बहुत चर्चा करेंगे। तो हमें यहाँ पर बेसिकली जानना क्या है, ALU क्या होता है। ALU आप पढ़ लीजिएगा, बाकी आप पढ़े भी होंगे। बेसिकली इसका काम क्या है? अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना। एक्यूमुलेटर भी आप माइक्रो प्रोसेसर में बहुत यूज़ करेंगे। एक्यूमुलेटर क्या है? वो एक मेन रजिस्टर है, आपके प्रोसेसर का मेन रजिस्टर है, जो कि सारे मैथमेटिकल तथा लॉजिकल ऑपरेशन के रिजल्ट को स्टोर करता है तथा डेटा को इनपुट आउटपुट पोर्ट पर ट्रांसफ़र होने के पूर्व तथा पश्चात स्टोर करता है। एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है, जैसे नॉर्मल रजिस्टर होते हैं, बस ये मेन रजिस्टर है आपके सिस्टम का। इसका प्रयोग आपका प्रोग्रामिंग जब आप करोगे माइक्रो प्रोसेसर की, तो आप देखोगे कि एक्यूमुलेटर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है माइक्रो प्रोसेसर में। जनरल पर्पज़ रजिस्टर, कई सारे टेम्प्रोरी रजिस्टर्स की आवश्यकता होती है जब हम प्रोग्राम को बनाते हैं। तो ये जनरल पर्पज़ रजिस्टर डेटा को अस्थायी रूप से, मतलब टेम्प्रोरी डेटा को स्टोर करते हैं। वो होते हैं आपके जनरल पर्पज़ रजिस्टर। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, हमने आपको बताया कि टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो होती है वो टाइमिंग तथा कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करती है। टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल भी हम आगे डिटेल में आपको बताएंगे। तो आपका ये हो गया CPU वाला पार्ट। CPU बनता किससे है? ALU, एक्यूमुलेटर, जनरल पर्पज़ रजिस्टर तथा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आपकी आती है मेमोरी। मेमोरी
आपको नाम से ही पता है कि मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करती है। ये डेटा को स्टोर करती है, बाइनरी नंबर को स्टोर करती है, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये अपनी इंफॉर्मेशन माइक्रो प्रोसेसर को जो है उपलब्ध कराती है। मेमोरी जो है ये आपकी एक नॉर्मल बुक की तरह होती है। मेमोरी बनती किससे है? कई सारे रजिस्टर्स मिला के मेमोरी बनाते हैं। रैम और रोम दो तरह की मेमोरी होती है, आप लोग पहले सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो भी हमें इस सब्जेक्ट में रैम और रोम पे चर्चा करेंगे। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो वोलाटाइल मेमोरी होती है, और रोम जो होती है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। तो ये हो गया मेमोरी। और आउटपुट माइक्रो प्रोसेसर में, जो आपके माइक्रो कंप्यूटर या कंप्यूटर में आउटपुट क्या होता है? जहाँ पर आप रिजल्ट को देख सकते हैं। एग्जाम्पल आउटपुट के हैं कैथोड रे ट्यूब, CRT, प्रिंटर्स, LED, D/A कन्वर्टर और मैग्नेटिक टेप एक्सेट्रा। तो ये तो बेसिक कंप्यूटर हो गया। बेसिक कंप्यूटर अगर आपको पूछा जाएगा या फिर जो भी है, तो आप ये कंप्यूटर का डायग्राम बना के इसके पार्ट्स को समझा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका एक तैयार हो गया। अब हम आते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और जनरल एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, सिस्टम बस। बस आपको नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। बस का मतलब कि सेट ऑफ वायर्स। बस क्या करती है? जनता को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। यहाँ पर आपकी जो सिस्टम बस है वो डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करती है। माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम बस द्वारा पेरीफेरल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है। पेरीफेरल डिवाइसेस का मतलब है इनपुट, आउटपुट या मेमोरी। पेरीफेरल आप बीच बीच में सुनते रहेंगे इस सब्जेक्ट में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पेरीफेरल मींस जस्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो क्या करता है? डेटा को जो ट्रांसफ़र करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, उसकी जगह आपको ज़रूरत यहाँ पर यूज़ होती है सिस्टम बसेस। ठीक, ये क्या है? ये जो है ट्रैक हैं जो कि डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचाती हैं या फिर एड्रेस को पहुँचाती हैं। ये बसेस 3 तरह की होती हैं। अभी हम आगे आपको, जैसे भी हम ये हमारे सिलेबस में 1 बाय 1 चलते हैं, तो हम आगे आपको ये 3 तरह की बसेस को डिटेल में समझाएंगे कि एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। इस आप डायग्राम में देख सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर में सिस्टम बस। इसमें जो ये एरो दिखाई दिया है ये सिस्टम बस है जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एरो बनाया गया है। डेटा ट्रांसफ़र आपका कहाँ से कहाँ हो रहा है? या तो आपका CPU से मेमोरी के बीच में होता है, या फिर CPU से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में होता है, या फिर वाइस वर्सा मीन्स अपोजिट। तो ये आपका सिस्टम बसेस का काम है। अब आपका टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज आपको पता होगी कि बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं। आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है और मशीन लैंग्वेज होती है। ये भी आप अगर कंप्यूटर में थोड़ा बहुत पढ़ाई किए होंगे तो मतलब ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। आप जानते हैं कि कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को पहचानता है, 0 और 1 को पहचानता है जो कि बिट्स होती हैं। बाइनरी नंबर्स आपको पता होगा कि 1 और 0 जो है बिट होता है, 8 बिट को मिला के बाइट बनता है, 4 बिट जो मिलते हैं वो निबल बनाते हैं। ये सब छोटी मोटी चीज़ें आप जो है रिवाइज कर लेना। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज पे हम चर्चा कर रहे थे कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो 3 होती है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो हम यहाँ पर जो है असेंबली लेवल लैंग्वेज में स्टडी करेंगे। जो असेंबली लैंग्वेज है यानी कि वो है वर्ड से बनती है, छोटे छोटे जो जिन वर्ड से बनती है उन्हें हम निमोनिक बोलते हैं। तो ये 2-3 वर्ड्स जो हम माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ करेंगे, एक तो आपका है ये निमोनिक और असेंबली लैंग्वेज। तो इसमें जो प्रोग्राम लिखा जाता है माइक्रो प्रोसेसर में वो आपका असेंबली लैंग्वेज में
लिखा जाता है। तो ये आप अपने दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर में जो प्रोग्रामिंग होती है वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती है। मीन्स असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम इसमें लिखे जाते हैं, और असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम जो है वो बनते हैं छोटे छोटे वर्ड से, इंस्ट्रक्शन से। कई सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर टू प्रोसेसर डिफरेंट होते हैं। जैसे आपका 8085 प्रोसेसर है तो उसका एक अलग इंस्ट्रक्शन सेट है। अगर आपका 8086 प्रोसेसर है तो उसका इंस्ट्रक्शन सेट अलग है। तो जो इंस्ट्रक्शन सेट है वही इंस्ट्रक्शन हम प्रोग्राम बनाने में यूज़ करेंगे। उन्हीं इंस्ट्रक्शन को, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में जो वर्ड यूज़ करे गए हैं उसे हम निमोनिक कहते हैं। क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, निमोनिक क्या होता है? तो निमोनिक वो वर्ड होता है, जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं उन्हें हम निमोनिक बोलते हैं, जो कि असेंबली लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। ये आपका टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, माइक्रो प्रोसेसर की असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पर ये चीज़ लिखा गया है कि कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के निर्माताओं ने प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के लिए कोड निर्धारित किया है, जिसे हम निमोनिक कहते हैं। प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के लिए निमोनिक में इंस्ट्रक्शन द्वारा दिए जाने वाले कार्यों का संकेत होता है। ठीक, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि निमोनिक क्या होता है। अब इसका एक एग्जांपल है, जैसे आप देखो यहाँ पर ऊपर जो लिखा हुआ है मूव ए बी, MOVA, ये एक इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, कोई रजिस्टर बी है, जो रजिस्टर बी में जो भी डेटा अवेलेबल है उसको ट्रांसफ़र कर रहा है रजिस्टर ए में। ये इंस्ट्रक्शन मूव ए बी, ये इंस्ट्रक्शन आपका बी के डेटा को रजिस्टर ए में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये मूव ए बी, यही आपका जो है निमोनिक कहलाएगा, यही आपका यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। इसी तरह नीचे है ऐड बी, ADD, ऐड बी। ये क्या कर रहा है, रजिस्टर बी के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के डेटा से जोड़ रहा है। ये भी एक निमोनिक है ऐड बी, जिसमें जो है रजिस्टर बी का डेटा रजिस्टर ए के डेटा से ऐड करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ठीक, ये है असेंबली लैंग्वेज माइक्रो प्रोसेसर 8085 की। बाकी आप हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज आप समझते होंगे। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। हाँ, सॉरी, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो जैसे कि सी लैंग्वेज, जावा, ये आपकी जो है हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो कि यूज़र फ्रेंडली होती है। मीन्स उसको यूज़र जो है अपनी लैंग्वेज में लिखता है। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। इट मीन्स कि वो 0 और 1 जो है का कोड होता है। तो हम लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख नहीं सकते, क्योंकि 0-1 पर वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज जो है यूज़ करते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है। असेंबलर आपका क्या करता है, उसको जो है असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और आपका कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाँ, अब यहाँ तक तो बेसिक चीज़ें हो गई आपकी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्राई स्टेट लॉजिक। ट्राई स्टेट लॉजिक भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ट्राई स्टेट लॉजिक क्या होता है। ट्राई स्टेट का सेंस आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें 3 स्टेट होती हैं। नॉर्मली हम क्या जानते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम 2 स्टेट तो पढ़े हैं, एक लो और हाई। इसमें एक तीसरी स्टेट भी होती है। तो वो तीसरी स्टेट्स को मिला करके ये ट्राई स्टेट लॉजिक बना है, ये हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये है इसका सर्किट डायग्राम। ट्राई स्टेट लॉजिक में जो 3 मुख्य टर्मिनल होते हैं वो है डेटा इनपुट और डेटा आउटपुट। एक हमारा इनपुट है, एक आउटपुट है, 2 स्टेट हुई। इसमें एक तीसरी स्टेट होती है, जो होती है उसे हम इनेबल या कंट्रोल बोलते हैं। कंट्रोल या इनेबल, वो तीसरी स्टेट होती है इसमें।
इसको समझने के लिए आप एक इन्वर्टर का एग्जाम्पल ले सकते हैं और बफर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर को लेके चलते हैं। ये जो डायग्राम दिया हुआ है बुक में, ये है आपका ट्राई स्टेट इन्वर्टर का डायग्राम। इसमें आप देख रहे हैं कि एक इनपुट है, आउटपुट है, और जो थर्ड इनपुट है यानी कि जो हमारा थर्ड टर्मिनल है वो क्या बता रहा है, इनेबल या कंट्रोल। अब आप कहेंगे कि इसमें दो कैसे अलग अलग कैसे दिया हुआ है, ए और बी। तो इसमें क्या है, इनेबल भी दो तरह का होता है। एक आपका एक्टिव हाई इनेबल होता है, एक आपका एक्टिव लो इनेबल होता है। एक्टिव हाई इनेबल का मतलब कि जब इस सिग्नल को 1 मिलेगा तो यह सिग्नल एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव लो का क्या मतलब होता है, जब इस सिग्नल को 0 मिलेगा तब यह सिग्नल इनेबल हो जाएगा। एक्टिव हाई और एक्टिव लो का मतलब आप जो है क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि हम आगे कई जगह इसको देखेंगे, इसलिए हमें ये चीज़ें पहले ही क्लियर कर लेनी है। एक्टिव लो वाले डायग्राम में आप देखो ध्यान से, यहाँ पर एक डॉट बना हुआ है। इस डॉट का मतलब है कि इसे एक्टिव लो सिग्नल दिया गया है, और एक्टिव हाई वाले में देखो कोई डॉट नहीं बना है, इसका मतलब कि इसे एक्टिव हाई दिया है। ये इसका सिंबल ही होता है। अगर कहीं भी डॉट आगे बना हुआ है तो इसका मतलब जो सिग्नल दिया जा रहा है वो एक्टिव लो सिग्नल दिया जा रहा है। तो ये आपका ट्राई स्टेट इन्वर्टर का डायग्राम है, जिसमें आपका इनपुट है, सिंपल इन्वर्टर बना हुआ है। इन्वर्टर का सिंपल यानी कि नॉट गेट का सिंबल आप लोग पढ़ चुके होंगे। और जो आउटपुट y है वो a का कॉम्प्लीमेंट है, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। और कंट्रोल जो है वो अलग से इसमें दिया गया है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं ट्राई स्टेट इन्वर्टर। अब ट्राई स्टेट इन्वर्टर की ट्रुथ टेबल हम देखेंगे। ट्रुथ टेबल आपको पता है हम कैसे पहले बनाए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, नॉट गेट और नॉर गेट या एंड गेट और गेट की ट्रुथ टेबल, उसी तरह इसकी भी ट्रुथ टेबल बनी है। कंट्रोल इनेबल, बस इसमें डिफरेंट क्या है, वैसे तो हम इनपुट और आउटपुट की टेबल बना लेते हैं, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सिग्नल है कंट्रोल। तो जो ट्रुथ टेबल बनेगी आपकी, उसमें आपका एक इनपुट है डेटा इनपुट, दूसरा है कंट्रोल। जो कंट्रोल है वही तो हमारी तीसरी स्टेट है, और लास्ट में है आउटपुट। अब हम देखेंगे कि इस ट्राई स्टेट में क्या स्पेशलिटी है। ट्रुथ टेबल में हम देखेंगे कि जब भी हमने कंट्रोल जो है 0 रखा है तो हमारी जो आउटपुट है वो हाई इम्पीडेंस में चली गई है, और जब हमारा कंट्रोल 1 है तो जो हमारा आउटपुट है वो क्या आ रहा है, एज ए इन्वर्टर का आउटपुट, क्योंकि हमारा ये जो डायग्राम है वो इन्वर्टर का है। तो इस डायग्राम में, इस जो ट्रुथ टेबल में आप देखो और डायग्राम देखो इन्वर्टर का, तो जो आउटपुट की ट्रुथ टेबल को आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर जो डेटा इनपुट है 1 है फर्स्ट में और 0 है सेकेंड में, और कंट्रोल है इसमें 0 0। तो जब आपका कंट्रोल 0 है यानी कि हमने कंट्रोल सिग्नल नहीं दिया, तो हमें आउटपुट क्या मिला, हाई इम्पीडेंस। और जब हमने कंट्रोल सिग्नल दिया तो हमें आउटपुट मिला 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब कि हमारा जो ये सर्किट है, जो फिगर ए है 1.15 का फिगर ए, वो वाला फिगर क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि जब हम इसको इनेबल जो है दे रहे हैं उसी समय यह इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। जब हम इनेबल नहीं दे रहे हैं यानी कि इनेबल पे हम 0 दे रहे हैं तो हमारा इन्वर्टर की तरह ये नहीं काम कर रहा है। तो ये है आपका ट्राई स्टेट इन्वर्टर का जो है एक्टिव हाई वाला पार्ट। अब हम जो फिगर बी है उस पे जाएंगे, जिसमें हम एक्टिव लो सिग्नल दिए हुए हैं। तो ये देखिए एक्टिव लो सिग्नल की जो ट्रुथ टेबल यहाँ बनी हुई है, इसमें क्या है, एक्टिव लो सिग्नल मतलब 0 पर एक्टिव। 0 पर एक्टिव यानी कि जब भी कंट्रोल को हमने 0 दिया तब यह इन्वर्टर की तरह कार्य कर रहा है। जब हमने इसके कंट्रोल को 1 दे दिया तो यह हाई इम्पीडेंस स्टेट में चला जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा ये ट्राई स्टेट इन्वर्टर। क्वेश्चन पूछेगा ट्राई स्टेट इन्वर्टर क्या होता है, तो आप ये दोनों डायग्राम बना देंगे, एक एक्टिव हाई का एक एक्टिव लो का, ये दोनों ट्रुथ टेबल बना करके समझा देंगे। और 3 टर्मिनल इसके होते हैं, इनपुट, आउटपुट और कंट्रोल या इनेबल। कंट्रोल इनेबल 2 तरह का होता है, एक्टिव हाई, एक्टिव लो। एक्टिव हाई इनेबल मतलब कि जब हम इनेबल को 1 देंगे तो हमारा आउटपुट जो है इन्वर्टर की तरह दे देगा। जब हम इनेबल को हम
ज़ीरो कर देंगे तो वो हाई इम्पीडेंस स्टेट में चला जाएगा, यानी कि वो सर्किट वर्क ही नहीं करेगा। हाई इम्पीडेंस स्टेट का क्या मतलब कि ये सर्किट वर्क ही नहीं करेगा। उसके बाद है आपका ये ट्राई स्टेट बस की तरह जो है बना हुआ है। ट्राई स्टेट बस में कई सारे जो है ट्राई स्टेट इन्वर्टर लगे हुए हैं। ये तो उसके एप्लीकेशंस हैं, आप एक बार इसमें जो है देख लीजिएगा बुक में। ट्राई स्टेट बफर, सिमिलरली जैसे हमने ट्राई स्टेट इन्वर्टर की स्टडी करी है वैसे ही हम ट्राई स्टेट बफर की स्टडी करेंगे। बस डिफरेंस क्या है कि उसमें हम इन्वर्टर का सर्किट लिए थे, इसमें हम बफर का सर्किट लेंगे। बफर यानी कि अगर हम इनपुट जो भी दे रहे हैं हमें आउटपुट सेम मिल रहा है। बफर आप पढ़े होंगे पहले, बफर का मतलब होता है कि हम इनपुट अगर 1 देंगे तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा, इनपुट हम 0 देंगे तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा। तो हम इसी तरीके से ट्राई स्टेट बफर की भी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। आप लोग बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा ट्रुथ टेबल इसकी ट्राई स्टेट बफर की, कि हम इसको क्या दे रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है। तो आपका ये ट्राई स्टेट लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हम आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो इस सेशन में पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें जो है बताइए, तो हम उसकी क्वेरी जो है आपकी रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये चैप्टर्स आप अपने से पढ़ लीजिए। इसमें एक आध चीज़ें जो छूटी हुई हैं, क्वेश्चन पूछता है, वो हम और ऐड कर देते हैं, जो कि है आपका कंप्यूटर का डेवलपमेंट, माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट, हिस्ट्री क्या है माइक्रो प्रोसेसर की, तो वो हम थोड़ी सी आपको ऐड कर देते हैं। अगर कुछ छूटेगा तो हम अगले लेक्चर में भी उसे समझा देंगे। हिस्ट्री क्या है माइक्रो प्रोसेसर की, हिस्ट्री क्या है माइक्रो प्रोसेसर की, इसमें जो है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आपका इंटेल का 4004 डेवलप हुआ था। इंटेल का 4004 जो माइक्रो प्रोसेसर था वो 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। जब हम कहते हैं कि ये माइक्रो प्रोसेसर 4 बिट का है या हम कहते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का है, तो इसका मतलब कि वो 4 बिट के डेटा को प्रोसेस कर रहा है और 8 बिट के डेटा को प्रोसेस कर रहा है। यानी कि जितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है उतने बिट के डेटा को वो प्रोसेस करेगा। ठीक, तो जो फर्स्ट हमारा माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल का 4004, वो क्या था आपका 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। तो वो जो है कैलकुलेटर में उसका यूज़ करा गया, उस टाइम पे कैलकुलेटर में यूज़ हुआ। और उसके बाद आपका धीरे धीरे 8080 माइक्रो प्रोसेसर आया 8 बिट का, और उसके बाद आया आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो हम 8085 की स्टडी नॉर्मली करते हैं, क्योंकि हम इसका स्टडी करते हैं तो बाकी भी हम मतलब हमें सब समझ में आ जाता है, क्योंकि बेस हम 8085 को माने हैं। ज़्यादातर सिलेबस में हम 8085 प्रोसेसर का पिन डायग्राम, उसका आर्किटेक्चर, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, उसकी प्रोग्रामिंग हम पढ़ के चलते हैं। तो आप लोग जो है एक बार आप अपनी तरफ से भी नेट पे सर्च करिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री क्या है, तो कितने सारे माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट के, अब आजकल तो बहुत ही हाई बिट के माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं। तो 8085, फिर उसके बाद 8086 आया जो कि 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। उसके बाद और भी पेंटियम के और 64 बिट के, आजकल तो बहुत हाई क्वालिटी के माइक्रो प्रोसेसर, बहुत फास्ट जिसमें पैरेलल प्रोसेसिंग हुई, ये सब चीज़ें। तो आप इसको थोड़ा नेट पे इसका सर्च करिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट कैसे हुआ और आजकल कौन से माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं। तो ये आपका जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, एज ए असाइनमेंट आप इसको मान सकते हैं। और इसमें अगर कुछ छूटा हो तो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे उसे। ओके, थैंक यू।